ठीक है। यस सर। ठीक। सो बेसिकली हमारी जो एचटीएमएल के बारे में बात चल रही थी उसके बारे में बेसिक सी चीज़ हो गई थी, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड की, टेक्स्ट की, और उसके अलावा जो बेसिकली आपके फंड होते हैं उनका फंड की स्टाइल की भी बात हो गई थी। देन यहाँ पर देखिए जो चीज़ें मैंने डिफाइन की थी उसका जस्ट आपको एग्जांपल दिया हुआ है और उसका आउटपुट दिया गया हुआ है। मींस जो आप कोड करोगे वो कोड एग्जैक्टली आपको कैसे लिखना है और उसके अकॉर्डिंगली आपका जो आउटपुट होगा वो कैसे आएगा किसी भी ब्राउजर पर, वो आपका साथ के साथ दिया गया है। ठीक है। तो जो मैंने फॉन्ट के बारे में बताया था कि से आप यहाँ पर रेगुलर एक कॉमन सा वर्ड यूज कर लिया, इसकी जरूरत नहीं इतनी खास, लेकिन जस्ट डिफरेंस बताने के लिए है कि आपका जो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल होगा वो से रेगुलर है। से इसको थोड़ी देर मान लीजिए टाइम्स न्यू रोमन है। ठीक है, टाइम्स न्यू रोमन का सिंपल सा टेक्स्ट है जो कि आप हर एक ऑपरेशन के साथ एसोसिएट कर रहे हो फॉर द चेकिंग ऑफ डिफरेंस बिटवीन द वट एवर यू चेंजिंग एंड नॉर्मल रेगुलर वर्ड में। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर आप ये देखिए कि से रेगुलर आपने जो लिखा हुआ है, देन आप चाहते हो कि से ये जो रेगुलर है इसके साथ आप कोई स्पेसिफिक ऐसा वर्ड लिखना चाहते हो जो कि से बोल्ड हो। इसके अंदर आप कंटेंट कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, बोल्ड लिख दिए, अपना नाम लिख दिए, कुछ भी आप लिख सकते हो, लेकिन जो आपका टैग है दैट इज एन इम्पोर्टेंट थिंग। ठीक है, तो आपका जो टैग है वो जो आप यूज करोगे उसके अकॉर्डिंगली आपका काम होगा। क्लियर? तो देखिए यहाँ पर से आपने बोल्ड, अगर आपको कोई भी वर्ड या पैराग्राफ या कोई भी कंटेंट आपको बोल्ड करने हैं तो आप क्या करोगे, टैग बी लिख रहे हो आप, देन टैग बी क्लोज करो, ओपन टैग ऑफ बी एंड क्लोज टैग ऑफ बी। इसको आप ओपन और क्लोज करोगे और उसके अंदर जो भी कंटेंट डालने हैं वो आप एज इट इज डाल दोगे। जैसे बच्चों वॉइस क्लियर है, यस और नो? यस सर। यस सर, यस सर। क्लियर है। ठीक है, सभी लोग म्यूट रखिए, कुछ लोग बच्चे अनम्यूट कर रहे हैं, सभी लोग म्यूट रखिए। सो तो देखिए यहाँ पर जैसे हमने ये जब भी आप HTML पर लिखोगे तो आपका देखिए डिफरेंस क्या आएगा, आउटपुट क्या आएगा। देखिए रेगुलर जो आपका सिंपल सा वर्ड आप लिख के चल रहे हो, देन जिसके साथ आपने ऑपरेशन किया है से बोल्ड, यहाँ पर अपना नाम भी आप लिख सकते हो, से XYZ आपने कुछ भी नाम लिख दिया हुआ है तो देखिए वो बोल्ड हो जाएगा। किसकी बदौलत होगा? से टैग बी की बदौलत। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर फिर से क्या कर रहे हो, आप एक बिग टैग यूज कर रहे हो। अब बिग टैग क्या कर रहा है, बेसिकली सिंपली जो भी आप इसे अंदर कंटेंट दोगे उसका फॉन्ट साइज बड़ा कर देगा। जो भी नॉर्मल फॉन्ट होगा उसके अकॉर्डिंगली उसके साइज को बड़ा कर देगा। इम्फेसाइज्ड जस्ट इटैलिक टाइप का कर देगा, तो EM आपको यूज करना है टैग। और इटैलिक सिंपली सी बात है, इटैलिक आई आप यूज कर रहे हो, स्मॉल, स्ट्रॉन्ग, सब स्क्रिप्टेड। अच्छा, सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट में अंतर क्या होता है बच्चों? कोई बताए मुझे, सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट में अंतर क्या होता है? कोई भी बच्चा? सर डाउन द लाइन होता है, फिर एक नॉर्मल जैसे कोई वर्ड लिखते हैं तो सब सुपर स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट में। में सर जैसे कि एक्स क्यूब लिखना है तो सुपर स्क्रिप्ट हो गया, तो 3 एक्स की पावर 3। और सर जैसे बेस में लिखना है तो सर सब स्क्रिप्ट हो जाएगा। बिल्कुल सही। तो यहाँ से आप लोगों को डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि जिस सब स्क्रिप्ट जैसे आप लिखते हो, जैसे कोई वेरिएबल लिख रहे हो x1 x2, ठीक है, तो आप क्या करते हो, x के नीचे कोई भी नंबरिंग स्टार्ट कर देते हो, दैट इज सब स्क्रिप्टेड फॉर्म। और वहीं पर से अगर मैं कहता हूँ जैसे पावर की फॉर्म होती है एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, वो क्या होता है, सुपर स्क्रिप्टेड फॉर्म। तो कई बार इसकी आपको जरूरत पड़ सकती है, तो अगर ये चीज इनेबल करनी है तो इसके लिए आप देखिए क्या कर रहे हो, सब टैग और सुपर टैग आपको यूज करने हैं। ठीक है, देन इंसर्टेड, इंसर्टेड क्या कर रहा है, जस्ट अंडरलाइन की फॉर्म में कर रहा है। जैसे आप लोग आई यूज करते थे, अंडरलाइन की फॉर्म में भी इसको समझ सकते हैं, और बेसिकली इसको आप अंडरलाइन की फॉर्म में भी समझ सकते हो। तो इंसर्ट क्या कर रहा है, इंसर्ट जस्ट अंडरलाइनिंग करके इंसर्ट का ऑप्शन प्रोवाइड कर देता है डेटा को। देन डिलीटेड, डिलीटेड क्या कर रहा है, जस्ट लाइनिंग को क्रॉस कर देगा। तो इंसर्टेड जस्ट आप ऐसे समझिए अंडरलाइन कर रहा है, और डिलीटेड में क्या करेगा, लाइन जो भी कंटेंट होगा उसको आप कट कर दोगे थ्रू अ लाइन। ठीक है, तो बच्चों ऐसा करो, ये जो कंटेंट है ये भाई साथ ही साथ आप लोग लिखते हुए चलो। ठीक है, सभी लोग, सभी लोग ये सर कंटेंट इसमें फटाफट। बोल्ड और स्ट्रॉन्ग तो सर सेम लग रहा है। हाँ सर बिल्कुल, बोल्ड और स्ट्रॉन्ग तो सर सेम लग रहा है इसमें बोल्ड, आउटपुट। हाँ बोल्ड और स्ट्रॉन्ग सेम लग रहा होगा। देखिए यहाँ अंतर क्या है, बोल्ड आपका स्पेसिफिकली क्या कर रहा है
किसी भी जो भी आपका फंट स्टाइल होगा, चाहे वो टाइम्स न्यू रोमन हो, एरियल हो, कोई भी फंट स्टाइल होगा, उसको स्पेसिफिक बोल्ड करेगा, ठीक है। और जबकि स्ट्रॉन्ग क्या कर रहा है, आप आपका ये पर्टिकुलर फंट इसमें चेंज नहीं होगा, बोल्ड में आपका फंट स्टाइल चेंज नहीं होगा। जबकि जो रेगुलर है, सॉरी स्ट्रॉन्ग जो है, स्ट्रॉन्ग में क्या करेगा, उसी फंट स्टाइल में उसको बोल्ड कर देगा। ये थोड़ा सा डिफरेंस आता है, ठीक है। थोड़ा सा इसमें देखिए डिफरेंस आएगा, देखिए अगर आप ध्यान से देखो तो क्या होगा, थोड़ा सा डिफरेंस लगेगा आपको। बोल्ड क्या है, सिंपली देखिए अगर इसमें कैरेक्टर जो देखें सिंपल से सिंपल बोल्ड होंगे और उसका फंट स्टाइल चेंज नहीं होगा। जबकि स्ट्रॉन्ग में देखिए आपका थोड़ा फंट स्टाइल चेंज लग रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा करके देखिएगा इसमें, ये सब देखिए अब ये तो सिंपल चीज है, इसमें अपना फोकस करने वाली चीज है। तो मैं ये कह रहा था कि सभी लोग भाई ये कंटेंट लिखते हुए चलिएगा, ठीक है। अभी इसको आप लोगों को परफॉर्म करना है, ठीक है। चाहे तो आप लोग पिक भी ले सकते हो, ये जो कंटेंट में कराते हुए चल रहा हूँ आप पिक ले लीजिए फटाफट और उसको अभी थोड़े को परफॉर्म कर लीजिएगा। देन पैराग्राफ से अगर मैं कहता हूँ कि भाई आपको एक वेब पेज बनाना है और उस वेब पेज में जो कंटेंट होंगे वो सिंपल सी बात है, ऐसा तो नहीं होगा कि एक पैराग्राफ में आप लिख दोगे या एक पेज में आपने लिख दिया बात खत्म हो गई। अब सिंपल सी बात है भाई, अगर आप एक कुछ कंटेंट लिख रहे हो और उन कंटेंट्स में कुछ पैराग्राफ अकर हो रहे हैं, तो उस पैराग्राफ को आपको कैसे इनेबल करना है। तो सो इसके लिए आपके पास क्या है, एक तरह का पैराग्राफ टैग है जिसको आप प्रदर्शित करते हो पी टैग के थ्रू। देखिए यहाँ पर पी है और टैग आपने ओपन टैग लगा दिया, देन क्लोजिंग टैग लगा दिया, और उसके अंदर जो भी कंटेंट लिखोगे वो क्या कंसीडर हो जाएगा, वो पैराग्राफ कंसीडर हो जाएगा। देन सिमिलरली आपने देखिए क्या किया हुआ है, अगेन आपने अगेन दूसरा एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, उसके अंदर कुछ दूसरे कंटेंट लिखे हुए हैं। अब देखिए जब एक पैराग्राफ खत्म होगा और दूसरा स्टार्ट होगा तो उसके बीच में होगा क्या, उन दोनों के बीच में एक तरह की लाइन, स्पेसिंग लाइन आप समझ सकते हो, या एक समझते हो एक लाइन छोड़ के एक नया पैराग्राफ स्टार्ट होगा। देखिए यहाँ पर आप देखिए जैसे दिस इज अ पैराग्राफ, आपका पैराग्राफ कंप्लीट हो गया है, देन सिंपली उसके बाद एक ब्लैंक लाइन ऐड हो गई है और उसके बाद आपका दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट हुआ है। तो ये चीज आप कैसे इनेबल कर रहे हो, थ्रू पैराग्राफ टैग, ठीक है। देन अब जो पैराग्राफ टैग है, तो सिंपल सी बात है, पैराग्राफ के अंदर आप कंटेंट लिखोगे हो जाएगा, ठीक है। देन उसका यहाँ पर कुछ अलाइनमेंट की बात कर रहा है, तो अलाइनमेंट पे आपको क्लियर होगा, जैसे मैंने वर्ड्स के बारे में बताया था आपको कि स्पेसिफिक कुछ आपके कैरेक्टर हैं या वर्ड्स हैं, उनको आपको अलाइन करना है फंट के अकॉर्डिंगली, या आप ऐसे भी समझते हो जो भी फंट आप यूज कर रहे होगे, जो भी वर्ड्स या कैरेक्टर यूज कर रहे होगे, उनको आप अलाइन कर सकते हो थ्रू लेफ्ट राइट और सेंटर, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे भी है, तो आपका जो भी पैराग्राफ होगा उस पैराग्राफ को भी आप अलाइन कर सकते हो, ठीक है। एक बच्चा, कोई बच्चे ज्वाइन कर रहा है, कहाँ भाग गया। सभी लोग भाई म्यूट कीजिए बच्चों, रत्ने सब है, मनी, शिवान, सभी लोग म्यूट कीजिए भाई, वॉइस इसी वजह से भी कटेगी। रत्नेश, विश्वास, मनीष, शिवान, सभी लोग म्यूट कीजिए भाई अपने आप को। म्यूट है। यहाँ दिखा रहा है तुम लोगों ने चालू कर रखा है, म्यूट करो बच्चा। अभय पटेल, मनीष चौहान, विश्वास पाल, सभी लोग म्यूट करो बच्चा। सर म्यूट है म्यूट सर, सभी के म्यूट। अब हुआ है बेटा, अब हुआ है, ठीक है, ध्यान नहीं दिया लोगों ने, अब म्यूट हुआ है। तो यहाँ से आपको अलाइनमेंट का भी आइडिया हो गया होगा कि आपको जो भी कंटेंट लिखोगे आप पी अलाइन के साथ, जो भी आपका पैराग्राफ है उस पैराग्राफ का बेसिकली आपको अलाइनमेंट कैसे रखना है, वो लेफ्ट राइट सेंटर कुछ भी हो सकता है। देन फॉन्ट स्टाइल, तो फॉन्ट के बारे में हल्का फुल्का आपको पता ही चल गया था, वो मैंने बता रखा था। तो यहाँ पर जस्ट फॉन्ट का स्टाइल के बारे में बता रहा है कि जब भी आप कोई फॉन्ट यूज करोगे तो उसके साइज को इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो, कलर वगैरह उसके यूज कर सकते हो, उसका जो स्टाइल होगा, ठीक है, वो आप कैसे चेंज कर सकते हो, तो उसके बारे में बता रहे हैं यहाँ पर। तो इससे जो फॉन्ट है, तो यहाँ पर डायरेक्ट मैं एग्जाम्पल पे आता हूँ। तो देखिए आपको फॉन्ट साइज, तो फॉन्ट कीवर्ड जो है वो आपको यूज करना ही है, या टैग आपको फॉन्ट टैग यूज करना है। फॉन्ट के साथ जो स्पेसिफिक उसका साइज है वो आपने यहाँ पर देखिए लिख दिया हुआ है कि फॉन्ट तो आप यूज कर रहे हो, अगर देखिए आप कोई भी साइज या कुछ भी स्पेसिफिक नहीं बताओगे तो उसका जो बाय डिफॉल्ट स्टाइल होगा उसके अकॉर्डिंगली वो वहां पर कंटेंट लिख देगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर आप क्या करो, यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंगली साइज दे रहे हो
या इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट उसका स्टाइल कलर अपने अकॉर्डिंगली कर रहे हो। जबकि अगर आप ये इस पर्टिकुलर ऑप्शन को यूज नहीं करोगे तो क्या होगा, आपका जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग होगी वेब पेज की उसके अकॉर्डिंगली वहां पर कंटेंट लिख देगा, ठीक है, या जो भी फॉन्ट स्टाइल होगा वो एज इट इज वो यूज कर लेगा। ठीक, तो यहाँ पर आप क्या करो, फोर्सिबली अपने अकॉर्डिंगली फॉन्ट स्टाइल उसका साइज कलर अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर रहे हैं। तो कैसे करोगे भैया काम आप, तो से फॉन्ट साइज इक्वल टू 2, ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो फॉन्ट है उसका साइज आपने 2 दे दिया हुआ है और आपने देखिए टैग को बंद कर दिया, ओपन टैग और क्लोज टैग आपने से जो भी टैग है उसको आपने बंद कर दिया। देन उसके अंदर जो भी कंटेंट आप लिखोगे तो इसे यहाँ पर देखिए लिख दिया आपने साइज इक्वल टू 2 और आपने फॉन्ट को क्लोज कर दिया। बी आर फॉर ब्रेक लाइन, ठीक है, पहले भी आपने यूज किया होगा। तो यहाँ पर ये समझिए कि अगर आप ब्रेक लाइन नहीं लगाते हो तो क्या होगा, जो भी उसके बाद आप ऑपरेशन परफॉर्म करोगे वो जस्ट उसके साथ ऐड होते हुए चला जाएगा। तो जैसे साइज इक्वल टू 2 होगा, देन साइज इक्वल टू +2 हो जाएगा अगर आप ब्रेक लाइन नहीं करोगे। तो मीन सभी कंटेंट जो आउटपुट आपको यहाँ पर अलग अलग दिख रहे हैं वो सब क्या होंगे, एक ही लाइन में दिखेंगे आपको। तो इस वजह से आपको ब्रेक लाइन करना पड़ेगा, जिसको आप बी आर टैग के थ्रू दिखाते हो। ये आपका सिंगल टैग होता है, मीन सिंगल टैग का मतलब है इसको ओपन और क्लोज नहीं करना पड़ता है। जस्ट आपने बी आर लिख दिया, एक तरह सिंगल टैग है, जस्ट ओपन कर दिया और साथ ही साथ वो ऑटोमेटिकली अपना क्लोजिंग भी ले लेगा और उसके बाद आपकी नेक्स्ट लाइन पर आपके कंटेंट को दिखाएगा। क्लियर बच्चों, यस और नो? यस सर। ठीक है, ओके गुड। सो तो देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे आपका बाय डिफॉल्ट साइज 2 था तो उस साइज को आपने यहाँ पर इंक्रीमेंट कर दिया है। तो साइज इक्वल टू 2 था तो +2 आपने और कर दिया तो कितना हो गया 4, ठीक है, तो उसका जस्ट जो भी साइज बाय डिफॉल्ट था उसका दुगना कर दिया, ठीक है। देन सिमिलरली जो भी डिक्रीमेंट था, जो साइज था बाय डिफॉल्ट था उसको आपने जस्ट हाफ कर दिया। देन फॉन्ट फेस, अब देखिए यहाँ पर जो मैं स्टाइल की बात कर रहा हूँ, जो फॉन्ट का स्टाइल होता है उसको आप HTML में फॉन्ट फेस के थ्रू देखते हो, ठीक है। तो फॉन्ट फेस का मतलब हो गया है फॉन्ट की स्टाइल। तो आपका फॉन्ट स्टाइल क्या हो गया यहाँ पर एरियल, लेकिन आप इसको इनेबल कैसे करोगे, फॉन्ट फेस। तो अपने फॉन्ट फेस करके आपने जो भी इसका देना है, टाइम्स न्यू रोमन देना है, एरियल देना है, ठीक है, बहुत सारे होते हैं मंगल वंगल जितने भी हिंदी वाले भी। तो जो भी आप पर्टिकुलर यूज करना चाहो उस पर्टिकुलर फॉन्ट स्टाइल को आप चूज कर सकते हो थ्रू दी फेस, ठीक है, फॉन्ट फेस। देन कलर, और देखिए जब कलर आप यूज कर रहे हो तो कलर में दो चीजें दिखा रहा है, एक तो नंबर और उसकी पर्टिकुलर डायरेक्ट कलर नेम। तो कलर का स्पेसिफिक आप नंबर करते हो, जैसे मैंने पहले बताया था कि जो भी आपके कलर्स होते हैं वो RGB की फॉर्म में होते हैं, ठीक है, मीन्स RGB की कॉम्बिनेशन की बेसिस पे ही आपके कलर जनरेट होंगे। और जैसे मैं आपको बताया था विंडोज में आप जाइए, अपने पर्सनलाइज डेस्कटॉप में जाइए और वहाँ पर देखिए कलर का जो स्कीम होती है बहुत सारी होती है। तो वहाँ पर आप जिस भी पर्टिकुलर रीजन को सिलेक्ट कर लोगे उसके अकॉर्डिंग वो आपको एक नंबर दिखाएगा, ठीक है। तो क्या है, आपका जो भी कलर आप रखना चाहते हो उसका हो सकता है बाय डिफॉल्ट नंबर आपके पास हो, तो आप उस नंबर को भी डायरेक्टली यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर जैसे देखिए ग्रीन है तो ग्रीन के लिए स्पेसिफिकली क्या क्या आपने किया हुआ है, ये नंबर आपने असाइन किया होगा, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पर फॉन्ट कलर आपने नंबर को स्पेसिफाई कर दिया है, उसके अकॉर्डिंगली आप जो भी फॉन्ट का स्टाइल या कलर रखना चाहते हो तो उसने उसकी वैल्यू दे दी है। देन अगर आपको नंबर नहीं याद है, आपको कलर के डायरेक्ट नेम याद है, रेड ग्रीन येलो ब्लू जो भी आपको रखना है वो आप सिंपली रख सकते हो थ्रू दी नेम, ठीक है। तो देखिए ये सभी चीजें जो भी आप दोगे भाई, तो जो भी आपका यहाँ पर कैप्चर करने की वो ये है कि आपको कीवर्ड एज इट यूज करना है, जो भी फॉन्ट है फॉन्ट के ऊपर आप काम कर रहे हो तो फॉन्ट कीवर्ड यूज करना है। देन उसके अंदर जो भी पैरामीटर्स हैं, जो उसके एट्रीब्यूट्स हैं, चाहे साइज हो, कलर हो, फेस हो, ठीक है, जो भी उसके एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं वो लिखने हैं। देन इक्वल साइन लगा के डबल कोट के अंदर आपको वैल्यूज पुटअप करनी है, ठीक है। देन सिंपल सी बात है, ओपन करोगे तो क्लोज तो करोगे भी आपको पता ही है, ठीक है भाई, ओके। किसी कोई डाउट? नो सर। नो सर। गुड गुड। सो तो देखिए वही चीज है यहाँ पर लगभग लगभग टू चेंज फॉन्ट या टेक्स्ट फॉन्ट। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर टैग एट्रीब्यूट यूज कर रहा है। और अगर आपका यहाँ पर कहने का मतलब ये है फॉन्ट फेस आपका से बाय डिफॉल्ट एरियल था और उसको आप टाइम्स न्यू रोमन करना चाहते हो तो यहाँ पर बस फॉन्ट फेस ही करके आपको उसके अंदर वैल्यू को स्पेसिफाइड कर देना है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर कर रहा है कि आपको टैग जो भी होगा या एट्रीब्यूट या पैरामीटर जो भी होंगे उसको जस्ट वैल्यूज की चेंज कर देनी है। एक मिनट, अच्छा देन
वही चीज़ है यहाँ पर, तो +3 रेड वैल्यू ये सब चीज़ हो गई है। देन कमेंट्स इन HTML। तो देखिए कमेंट्स का मतलब ये है कि भाई आपका जो टैग है वो टैग सिंपली एज ए कमेंट की तरह चला जाएगा, उसकी प्रोसेसिंग उतनी खास नहीं होगी। तो वहाँ पर आपको जब भी आप कोई भी कंटेंट लिखोगे तो उसके साथ अगर आपको कोई कमेंट ऐड करना है, जैसा कि बेसिकली हम लोग प्रोग्रामिंग में करते थे, से मैं कहता हूँ कि अगर आप प्रोग्राम सम ऑफ 2 नंबर्स का प्रोग्राम बना रहे हो तो आप क्या करते थे, सिंपली उसको जस्ट ऊपर लिख देते थे, दिस प्रोग्राम इज फॉर समिंग 2 नंबर्स। ठीक, तो इस टाइप का बेसिकली आप कमेंट डाल देते थे, तो वही चीज़ यहाँ पे भी है। तो ये आप कैसे कर रहे हो, थ्रू एक्सक्लेमेशन साइन। ठीक है, या आपका एक्सक्लेमेशन साइन है, इसको आप यूज करके जो भी इसके अंदर कंटेंट डालोगे वो क्या हो जाएगा, एक तरह का कमेंट हो जाएगा। सो द कमेंट टैग इज यूज्ड टू इंसर्ट अ कमेंट इन द एचटीएमएल सोर्स कोड, देन अ कमेंट विल बी इग्नोर्ड बाय द ब्राउजर। ठीक है, सिंपल सी बात है, जो भी ब्राउजर है वो इसको इग्नोर कर देगा। यू कैन यूज कमेंट टू एक्सप्लेन योर कोड विच कैन हेल्प यू व्हेन यू एडिट द सोर्स कोड एट अ लेटर डेट। ठीक है, so know that you need to exclamation point after the opening bracket but not before the closing ब्रैकेट। तो सिंपल सी बात है, आपको बस एक्सक्लेमेशन साइन ओपनिंग टैग के साथ एसोसिएट कर देना है और उसके अंदर जो भी कंटेंट डालने हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर डैश डैश भी लगा हुआ है, तो डैश डैश का मतलब है कि या आप हाइफन या अंडरस्कोर कोई भी समझ सकते हो उसको। तो ये एग्जैक्टली क्या है, ये बस आपने अपने लिए समझने के लिए लगा रखा है, इसका कोई स्पेसिफिक मतलब नहीं है। आपने एक्सक्लेमेशन के साथ जो भी कंटेंट आप डाल दोगे वो आपका एज ए कमेंट की तरह हो जाएगा, लेकिन जस्ट कमेंट की तरह दिखे इस वजह से इसने क्या किया हुआ है, जस्ट अंडरस्कोर साइन को या हाइफन साइन को यूज किया है। देन हेडिंग। अब यहाँ पर हेडिंग क्या है, हेडिंग का स्पेसिफिक जो इसका साफ सीधा मतलब ये होता है कि आपका पर्टिकुलर जो भी आप कंटेंट हेडिंग के अंदर डालोगे वो स्पेसिफिक बोल्ड कैरेक्टर में हो जाएंगे। ठीक है, बोल्ड कैरेक्टर का मतलब है कि जस्ट वो कहीं ना कहीं जो भी नॉर्मल फंट होगा, बाय डिफॉल्ट नॉर्मल फंट होंगे, उन नॉर्मल फंट से साइज में और बोल्डनेस में थोड़े से डिफरेंट होंगे। देन यहाँ पर देखिए हेडिंग टैग्स जो हैं वो H1 to H6 बता रहा है, जबकि H7 तक भी होते हैं। H7 भी आपका होता है, जो नए ब्राउजर आते हैं तो वो H7 तक भी सपोर्ट करते हैं। तो सिंपल सा बात है, जितना बड़ा नंबर होगा उतना छोटा साइज होगा। ठीक है, क्या होगा, जितना बड़ा नंबर होगा, जैसे मैं H5 की बात कर रहा हूँ, H6 की बात कर रहा हूँ, तो जैसे जैसे वैल्यूज का इंक्रीमेंट होता जाएगा वैसे वैसे आपका फॉन्ट साइज या हेडिंग साइज छोटा होता जाएगा। ठीक है, तो मीन्स H1 जो होगा वो सबसे बड़ा होगा। तो अगर आपने H1 लिखा हुआ है, H1 टैग ओपन किया हुआ है और इसको क्लोज किया हुआ है, उसके अंदर जो भी कंटेंट लिखोगे तो वो आपका एज ए हेडिंग होगा जिसका साइज सबसे बड़ा होगा। सिमिलरली फॉर द अदर हेडिंग्स, तो जैसे जैसे साइज डिक्रीमेंट होता जाएगा या आपका बेसिकली हेडिंग बढ़ती हुई जाएगी वैसे वैसे आपका साइज देखिए छोटा होता हुआ चला जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए आपको BR लाइन का टैग यूज नहीं करना पड़ रहा है। BR टैग जो कि ब्रेक लाइन था उसको यूज नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि आपका हेडिंग में हेडिंग बाय डिफॉल्ट उसको एसोसिएट करते हुए चल रहा है। तो आप जो भी कंटेंट हेडिंग में डालोगे उसके बाद ऑटोमेटिकली वो नेक्स्ट लाइन पर ले जाएगा आपको। तो जो उसके बाद चाहे आप पैराग्राफ यूज कीजिए या कुछ भी कंटेंट यूज करिए वो आपके ऊपर है। तो हेडिंग में आपको BR का लगाने की जरूरत नहीं है। देन लिस्ट। अब लिस्ट का क्या कॉन्सेप्ट है भाई, तो लिस्ट को मैं थोड़ा सा पहले एलाबोरेट कर देता हूँ। लिस्ट का मतलब क्या है, देखिए लिस्ट जैसे आप लोग बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज करते होंगे और उसमें डॉक फाइल यूज करते हो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में डॉक बनाते होंगे, तो बेसिकली उसमें क्या होता है, आप लोग देखिए नंबरिंग का एक ऊपर राइट साइड में एक ऑप्शन आता है जिसमें क्या होता है, आप ABC भी लिख सकते हो, 1 to 3 भी लिख सकते हो, रोमन वैल्यूज भी लिख सकते हो, डॉटेड फॉर्म या स्क्वायर फॉर्म कुछ भी लगा सकते हो, है कि नहीं? किया होगा आप लोगों ने, क्यों भाई बताइए, हाँ या नहीं? यस सर। बहुत से बच्चों ने किया होगा। तो बेसिकली उसका मतलब क्या है, आप उसकी जरूरत आपको क्यों पड़ती है, जाहिर सी बात है। ऐसे मैं कहता हूँ कि बताइए भाई फीचर्स ऑफ HTML, तो आप फीचर्स ऑफ HTML में से आपने कहा कि ऐसा भाई कुछ बच्चे होंगे, हो सकता है डॉट करें कि भाई ये इजी टू अंडरस्टैंड है, इसमें टैग्स होते हैं, ठीक है, ये वेब ब्राउजर के लिए एक तरह की लैंग्वेज है, इस टाइप के जो भी इसके फीचर्स हैं आप डॉटेड फॉर्म में भी लिख सकते हो। और हो सकता है कि कुछ बच्चे हों वो नंबरिंग फॉर्म लिखें, सिर्फ पहला नंबर है कि भाई HTML अच्छी है, इजी टू अंडरस्टैंड है, नंबर 2 हो सकता है कि ब्राउजर लैंग्वेज है। ठीक है, तो स्पेसिफिकली आपको क्या करना है, आप डॉटेड फॉर्म भी यूज कर सकते हो, आप नंबरिंग फॉर्म भी यूज कर सकते हो। अब ये जो डॉटेड फॉर्म है, डॉटेड फॉर्म जो हो गई वो एक तरह की अनऑर्डर्ड लिस्ट हो गई, मीन्स उसमें कोई भी फीचर आप आगे पीछे कर सकते हो। ठीक है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको उसे एक तरह का स्पेसिफिकली ऑर्डर को फॉलो करना है, ऐसा नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो, आप जब स्पेसिफिकली अनऑर्डरिंग की बात करते हो तो वहां पर आप उसको एज ए अनऑर्डर्ड लिस्ट की तरह ट्रीट करोगे। लेकिन जहां पर आप नंबरिंग की बात करते हो, जैसे 1 to 3 स्पेसिफिकली किसी भी ऑर्डर की बात करोगे, जैसे मैं कहता हूँ एक तरह की प्रोग्रामिंग की बात करता हूँ मैं,
तो प्रोग्रामिंग से प्रोग्राम की आप बात कर लो। सी प्रोग्राम में क्या होगा भाई, सबसे पहले आप फाइल्स का इंक्लूजन करोगे, हैश इंक्लूड stdio.h colon.h, देन void main, देन वेरिएबल डिक्लेरेशन, देन फंक्शन। तो मीन्स आपको यहाँ पर स्पेसिफिकली एक तरह के ऑर्डरिंग को फॉर्म करना है। अब ऐसा नहीं कि हेडर फाइल जो है वो आपने प्रोग्राम के अंदर घुसेड़ दी होंगी, ऐसा तो नहीं होगा। तो मीन्स आपको स्पेसिफिकली एक तरह के ऑर्डरिंग की नीड है। वहां पर आपको किस तरह की लिस्ट चाहिए होगी, ऑर्डर लिस्ट। और जहां पर आपको सिंपली ऑर्डर की नीड नहीं होगी, वहां पर आपकी अनऑर्डर्ड लिस्ट होगी। ठीक है, देन तो यहाँ पर उसी को डिस्क्राइब कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर आपको 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट के बारे में HTML बता रहा है कि भाई अगर हमें अनऑर्डर पे काम करना है तो हम क्या करेंगे, यूएल टैग का यूज करेंगे। यूएल टैग क्या कर रहा है, आपकी अनऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में बता रहा है। तो अब जब भाई ओपन करोगे तो क्लोज भी करोगे, सिंपल सी बात है। देन इसके अंदर जो कंटेंट होंगे वो आप लिस्ट के थ्रू दिखा रहे हो। ठीक है, क्या कर रहे हो, आप लिस्ट के थ्रू दिखा रहे हो। तो लिस्ट ओपन करोगे, क्लोज करोगे। ठीक है, तो लिस्ट आपको एज इट यूज करना है। तो अनऑर्डर में आप क्या कर रहे हो, लिस्ट टैग को यूज कर रहे हो, या लिस्ट में आप एक तरह के अनऑर्डरिंग की परफॉर्मिंग करोगे। देन अभी एग्जाम्पल थ्रू आपको समझ में आ जाएगा। देन अनऑर्डर्ड लिस्ट का टाइप क्या है। ठीक है, जो भी आपका टाइप उसका रखना चाहते हो, डिस्क रखना चाहते हो, सर्कल रखना चाहते हो, स्क्वायर रखना चाहते हो, जो भी उसका स्पेसिफिक टाइप रखना चाहते हो, ठीक है, तो वो आप रख सकते हो। देन सिमिलरली ऑर्डर लिस्ट में क्या है, लिस्ट का ही तरह फॉर्म है। इसमें क्या होगा, ओएल, ओएल क्या है, ऑर्डर लिस्ट। ओपन क्लोज कर दिया आपने। देन इसका जो भी स्पेसिफिक टाइप है, आप एबीसी में रखना चाहते हो, आप कैपिटल में, स्मॉल में रखना चाहते हो, नंबरिंग में रखना चाहते हो, रोमन में रखना चाहते हो, जिस भी फॉर्म में रखना चाहते हो, दैट इज ऑर्डर लिस्ट। देन आपको यहाँ पर एक तरह का नया टर्म मिलेगा, दैट इज डेफिनेशन लिस्ट। ठीक है, दैट इज अ न्यू टर्म फॉर यू। इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, डेफिनेशन लिस्ट को डिफाइन कर रहे हैं। अब डेफिनेशन लिस्ट है तो उसका जस्ट जो भी आपका इनिशियल कैरेक्टर्स उनको उठा लिए हैं, डी और एल उठा के आपने उसको ओपन और क्लोज में डाल दिया हुआ है। देन जो भी डेफिनेशन लिस्ट होगी उसमें 2 टर्म आएंगे। एक तो डेफिनेशन लिस्ट का टर्म क्या है, स्पेसिफिक जो जिस भी पर्टिकुलर लिस्ट को डिफाइन कर रहे हो आप, वो एग्जैक्टली क्या है। देन उसकी वैल्यू क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि से भाई आप बताओ डीबीएमएस। ठीक है, तो अब डीबीएमएस क्या है, डीबीएमएस इज अ टर्म। देन इसके अंदर मैं उसको डिफाइन करता हूँ कि डीबीएमएस इज अ डेटाबेस लैंग्वेज। ठीक है, या एसक्यूएल इज अ डेटाबेस लैंग्वेज। इस टाइप का मैंने कुछ कंटेंट लिख दिया। तो मीन्स जो भी आप हेडिंग डालोगे उस हेडिंग के अंदर जो भी कंटेंट डालोगे, या आप ऐसे कर सकते हैं हेडिंग ना कह के आप टर्म समझ लीजिए, या बेसिकली कोई भी स्पेसिफिक चीज कह लीजिए, उसके बारे में आप कुछ चीजें डिफाइन करोगे जो कि ऑर्डर्ड फॉर्म में होंगी। ठीक है, तो ये तीनों अपना अलग अलग काम करती हैं। एग्जाम्पल फटाफट देखिए तो आपका कंफ्यूजन खत्म होगा फटाफट। तो देखिए यहाँ पर अनऑर्डर्ड लिस्ट, तो सिंपल सी बात है, अगर आप अनऑर्डर्ड लिस्ट को यूज करना चाहते हो तो आप ओपनिंग करोगे, क्लोजिंग करोगे यूएल के थ्रू। देन उसके अंदर लिस्ट में क्या क्या कंटेंट रखना चाहते हो, लिस्ट कॉफी, लिस्ट मिल्क। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर उसने बाय डिफॉल्ट डॉटेड फॉर्म या सर्किल फॉर्म ले लिया है ऑर्डर अनऑर्डर्ड लिस्ट का। ठीक है, तो आपने क्या किया है, डॉट को आपने कॉपी और डॉट के बाद मिल्क आपने लिख दिया है लिस्ट के बाद। अगर लिस्ट की स्पेसिफिक वैल्यू रखनी हो कि यूएल टाइप, यूएल यहाँ पर डिस्क यूज कर लिया, स्क्वायर कर लिया, सर्कल कर लिया, तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जस्ट आपको यहाँ पर यूएल के साथ उसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा और लिस्ट में उसको बार बार ऐड करते हुए जाना होगा। सिमिलरली ये भाई थोड़ा परफॉर्म करके देखिएगा सभी लोग, ठीक है, टाइप वगैरह इसका सब चेंज करके देखिएगा। देन ऑर्डर लिस्ट में क्या होगा, सिंपल सी बात है, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट क्या होगा, नंबरिंग कर रहा है, तो ऑर्डर लिस्ट लिखा आपने। देन ओएल, ओएल टैग आपने ओपन किया हुआ है, ओएल टैग क्लोज किया हुआ है, लिस्ट में कॉफी और मिल्क डाल दिया है, तो इसका जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू होगी से नंबरिंग फॉर्म होगा, तो 1 और 2 कॉफी और मिल्क इसने बता दिया। देन सिमिलरली डेफिनेशन लिस्ट, डेफिनेशन लिस्ट पे आपने डीएल को ओपन क्लोज कर दिया। देन यहाँ पर देखिए आपके 2 टैग यूज होंगे, डीटी और डीडी। तो डीएल के अंदर क्या कर रहे हो आप, 2 नए टर्म को यूज करोगे, डेफिनेशन टर्म और डेफिनेशन वैल्यू, या डेफिनेशन आप स्पेसिफिकली डिफाइन कर रहे हो, जो भी पर्टिकुलर टर्म है उसका डेफिनेशन को डिफाइन कर रहे हो। देन इसके अंदर डीटी क्या आपने किया, डेफिनेशन लिस्ट में से कॉफी लिखा आपने एज ए हेडिंग या स्पेसिफिक टर्म की बात कर रहा है। देन इसके अंदर जो भी आपको डेफिनेशन रखनी है, से ब्लैक और हॉट ड्रिंक, तो या कह लो कॉफी, कॉफी आई लाइक कॉफी, इस टाइप का आप कुछ भी कंटेंट लिख सकते हो। सिमिलरली मिल्क के बारे में बता रहा है, वाइट कोल्ड ड्रिंक, तो उसको जस्ट डिफाइन कर दिया। तो जो भी आप कंटेंट लिखोगे उस कंटेंट के डेफिनेशन आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, डिपेंड करेगा आप क्या कंटेंट डाल रहे हो। यस बच्चों, डाउट कोई, क्लियर, यस और नो?
यस सर। किसी भी डाउट बच्चों? चलिए अच्छी बात है, नहीं हो तो ज्यादा अच्छी बात है, इतना खास कुछ है नहीं। यस सर। हेलो सर, इसमें हाँ जो बच्चा बोलो। कॉफी और मिल्क के लिए कॉफी मिल्क के लिए जो सर्किल डॉटेड आया है, तो अगर हमें स्क्वायर देना है तो ये कॉफी के बाद लिखेंगे? नहीं बेटा, यहाँ पर अनऑर्डर की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। आप स्क्वायर नहीं, की अगर बात कर रहे हो जैसे जो हाँ यस सर, ये बोलो जैसे बोलो। कॉफी और मिल्क डॉटेड में आया है, तो इसको अगर हमें डॉटेड में सर्किल कहाँ है में बेटा? वो देना है देखिए, स्क्वायर शेप में। डेफिनेशन लिस्ट के अंदर बेटा ये अलग टाइप है। यहाँ पर अगर आप सोचो कि हाँ अनऑर्डर, आप जो बात कर रहे हो वो अनऑर्डर लिस्ट की बात कर रहे हो, यस ठीक सर, है। अनऑर्डर्ड की मैं ही हाँ पूछ रहा हूँ इसमें हाँ, तो अनऑर्डर के कैसे लिए आप क्या देंगे? कर सकते हो, हाँ ये हो सकता है इसका जस्ट फिर वो आपका नेस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। आप डेफिनेशन लिस्ट के अंदर अनऑर्डर लिस्ट को यूज कर सकते हो, जैसे डीएल dt आपने डिफाइन कर दिया, देन इसके अंदर आप यस यूएल को भी स्पेसिफिकली डिफाइन कर दो कॉफी के बाद। dt टर्म हो गया, देन उसके यस बाद सर, यूएल को आप यूज कर सकते हो, ठीक है। यस यस इसको आपको स्पेसिफिकली परफॉर्म करके दिखेगा तो आपको डाउट क्लियर होगा, ठीक है। यस यही काम है बच्चों आप लोगों का इसमें। देखिए इंटरनेट टेक्नोलॉजी में आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा काम होगा। यहाँ तो बेसिक बेसिक चीजें बता दी जाती बच्चों, लेकिन प्रैक्टिस आपके हाथ में है, ठीक है। उनके जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूँ उनकी कॉम्बिनेशन को आपको ट्राई करना होगा, ठीक है। ओके, सो इमेज टैग। अब मैं ऐसा कहता हूँ भाई कि ऐसा है कि मैं कहता हूँ भाई ठीक है, आपने स्पेसिफिकली फंड की बात कर ली है, बैकग्राउंड कलर की बात कर ली है, ठीक है, ऑर्डरिंग की बात कर ली है, तो स्पेसिफिकली कहीं ना कहीं फॉन्ट लेवल पे आपने ठीक ठाक ट्राई कर लिया है। देन मैं कहता हूँ ऐसा है भाई कि से आप कोई वेब पेज बना रहे हो और उस वेब पेज में किसी इमेज को यूज करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि आप अपना रिज्यूम बना रहे हो, और जब आप वो रिज्यूम बना रहे हो तो उसमें फॉन्ट के ऊपर तो आप डील कर लोगे, कहीं पर आप बोल्ड करोगे, ठीक है, आपने कुछ स्पेसिफिकली आपकी अचीवमेंट होंगी, स्किल्स होंगी, आप उनको बोल्ड कर दोगे, ठीक है, एक तरह के ऑर्डरिंग कर दोगे, सभी चीज आप कर लोगे फॉन्ट लेवल पे। देन मैं कहता हूँ भाई ऐसा कि आपको अपनी फोटो लगानी है वेब पेज पे, ठीक है, करनी है। मैं आपको टास्क देता हूँ कि ठीक है भाई, आपने जो भी फॉन्ट लेवल पे आपने डील कर लिया वो अच्छी बात है, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि ऐसा ही आपको अपनी फोटो लगानी है वेब पेज पर। तब ये काम आप कैसे करोगे? तो इसके लिए आपके पास जो पर्टिकुलर कीवर्ड अवेलेबल है दैट इज IMG, जो कि शॉर्ट फॉर्म है इमेज का, ठीक है। तो HTML में हम इमेजेस को IMG टैग के थ्रू यूज करेंगे, ठीक है। अब इसका सिंपली IMG जो है सिंगल टैग है, इसमें जरूरी नहीं है कि आप इसकी क्लोजिंग करो। तो IMG टैग जैसे ही आप ओपन करोगे उसमें क्लोजिंग ऑटोमेटिकली वो ले लेगा, और उसके अंदर जो भी IMG के साथ जो भी पाथ स्पेसिफाइड करोगे, पाथ का मतलब है जो भी इमेज को आप यूज करोगे उस इमेज का पाथ का होना जरूरी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक कंफ्यूजन होगा कि इमेज का पाथ का क्या मतलब है। और देखिए होता क्या है, जब भी आप जैसे फॉर एग्जांपल आपने कमांड्स की होंगी, तो मैंने से याद कीजिए ट्रेस रूट आपको कमांड बताई थी जिसमें होता था www.google.com, ठीक है, ट्रेस RT स्पेस जो भी वेबसाइट का आप नाम डालो, तो वो क्या करता था, वो पर्टिकुलर आपको लोकेशन पर लेके जाता था जो भी google.com का सर्वर होगा। तो मीन्स आप जो www.google.com डाल रहे हो वो क्या होगा, एक तरह का IP एड्रेस में कन्वर्ट होगा, ठीक है। देन उस IP एड्रेस को आप ट्रेस करोगे। अब मैं कह दूं कि भाई अगर आपका जो पाथ है या स्पेसिफिकली google.com में ना डाल के सिर्फ गूगल डाल दूं तो क्या चलेगा, या सिर्फ www डाल दूं तो चलेगा नहीं। तो स्पेसिफिक इसका मतलब ये है कि आप जब भी किसी भी इमेज को यूज करोगे तो उस इमेज का पाथ का सही होना बहुत ही मैंडेटरी चीज है। ऐसा नहीं कि मैंडेटरी तो है, अब पाथ का मतलब है से आपका जो इमेज है से आपने F ड्राइव में डाली है, अपने आपके पास सिस्टम है और आपने से आपके सिस्टम में F ड्राइव है और आपकी इमेज वहां पर है, ठीक है। तो अब आप चाहो कि उस इमेज को उठा के C में यूज कर लो तो क्या होगा, नहीं। तो सिंपल सी बात है, आपको F ड्राइव का पाथ देना पड़ेगा। देन दूसरा ऑप्शन क्या है, आपकी जो F ड्राइव में इमेज पड़ी हुई थी उसको उठा के C में डाल दो, ठीक है। सी में जहां भी स्पेसिफाइड नोटपैड होगा या जो भी कंपाइलर या इंटरप्रेटर जो भी आपका है उस पर्टिकुलर लोकेशन पर जाके इमेज के अंदर डालोगे तो आपको स्पेसिफिक पाथ डिफाइन नहीं करना पड़ेगा। क्लियर, यस और नो बच्चों? यस सर। यस सर। क्लियर है, डाउट तो नहीं बच्चों? नो सर। नो सर। ठीक है, गुड। तो यहाँ पर ये साफ सीधी बात है कि बाय डिफॉल्ट आपकी C ड्राइव होती है जिसमें अभी आपके सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। तो अगर आपकी इमेज वहां पर होगी तो आपका जो भी पर्टिकुलर वेब ब्राउजर होगा उसको सर्च नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली C ड्राइव से ही उठा के बाय डिफॉल्ट उसको यूज कर लेगा। तो वहां पर आपको हो सकता है पाथ डिफाइन
ना करना पड़े। जबकि अगर से आपका एफ ड्राइव में इमेज होगी तो वहां के लिए अगर वहां की इमेज आप यूज करना चाहते हो तो आपको एफ ड्राइव के अकॉर्डिंगली एफ के अंदर आपने इसे फोटो नाम का एक फोल्डर बनाया होगा, फोटो के अंदर माई फोटो एक फोल्डर बनाया होगा, देन उसके बाद इमेज होगी आपकी। तो आपका जो पाथ होगा f/photo/my/photo/ जो भी इमेज की वैल्यू है, इमेज का नेम जो भी है, से myimage.jpg। तो इस पर्टिकुलर पूरे पाथ को आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये स्पेसिफिकली हम लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ बच्चे होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें इमेज का यूज कैसे करें, तो वहां पर कंफ्यूज मत होइएगा। इमेज जब भी आप यूज करोगे तो कोशिश कीजिएगा सी में उठा के डाल दीजिएगा। ठीक है, सी में स्पेसिफाइड जहाँ पे भी आपका नोटपैड होगा, जहाँ पे आपका ब्राउजर होगा, वहां के लोकेशन पे डालिएगा। तो आपको जो पाथ का कॉन्सेप्ट होता है वो थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको पूरा पाथ को यूज करना पड़ेगा जहाँ भी आपकी इमेज होगी। So the image tag is empty, which means that it contains attribute only and it has no closing tag. ठीक है, तो सिंपल बात बताइए। To display an image on a page, ठीक है, अब आपका जो पेज है अगर आप उसको इमेज पे डिस्प्ले करना है, ठीक है, मीन्स आपके पेज पे इमेज को डिस्प्ले करना है, तो आप क्या करोगे, यू नीड टू यूज द SRC एट्रीब्यूट। SRC स्टैंड फॉर सोर्स। तो जो मैं आपको पाथ की बात कर रहा हूँ, पाथ का मतलब है आपका इमेज का सोर्स क्या है। ठीक है, तो मीन्स वो चीज आप वहां पर आइडेंटिफाई करवाओगे SRC में। तो IMG स्पेस SRC के अंदर आप पाथ दे दोगे। देन द वैल्यू ऑफ द SRC एट्रीब्यूट इज द URL ऑफ द इमेज यू वांट टू डिस्प्ले ऑन योर पेज। ठीक है, तो मीन्स सिंपल सी बात है, जो भी SRC है मीन्स सोर्स है। इमेज का सोर्स कहाँ है भाई? सो आपने फिर मैंने कह दिया कि भाई आप इमेज यूज करो, लेकिन जो आपका ब्राउजर है HTML ब्राउजर होगा, वो क्या कहेगा, या HTML सिंपली ये कहेगी आपकी कि ठीक है भाई आप इमेज की बात तो कर रहे हो, लेकिन इमेज का सोर्स कहाँ है, कहाँ से आप इमेज उठा रहे हो। तो उसके लिए आपको URL यहाँ पे बोल रहा है या पाथ बोल रहा है, वो आपको स्पेसिफाइड कराना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर इमेज SRC इक्वल टू डबल कोट में URL, उस चीज को आप लिखोगे। देन URL पॉइंट्स टू द लोकेशन वेयर द इमेज इज स्टोर्ड, जो चीज मैंने अभी आपको बताई। सो द ब्राउजर पुट्स द इमेज वेयर द इमेज टैग अकर्स इन द डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो ब्राउजर क्या करेगा, इमेज को पुट कर देगा जहां पर इमेज टैग होगा। ठीक है, तो आप पेज में जो भी आप वेब पेज डिजाइन कर रहोगे, उस वेब पेज में जहां पर भी इमेज टैग को यूज करोगे वहां पर उठा के वो इमेज रखेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप कहीं पे भी रख दो इमेज टैग, ऐसा नहीं है। ठीक है, क्लियर। देन if you put an image tag between two paragraphs, the browser shows the first paragraph, then image and the second paragraph। तो बात समझ में आ रही हो आपको कि भाई पैराग्राफ आपने लिखा, से आपने लिखा करियर ऑब्जेक्टिव, एक पैराग्राफ लिखा, उसके बाद आपने उसके अंदर पूरे कंटेंट डाल दिए, देन उसके बाद अपनी इमेज लगाई, और उसके बाद आपने अपनी एजुकेशनल डिटेल्स डाल दी। तो क्या कर रहा है, दो पैराग्राफ आपके अलग अलग थे, उसके बीच में आपने अपनी इमेज को रख दिया होगा। क्यों रखा होगा, सिंपल सी बात है, वहां पर इसका मतलब ये है कि आप इमेज सोर्स या इमेज टैग जहां भी यूज करोगे वहां पर आपकी फोटो या इमेज जाएगी। देन the alt attribute is used to define an alternate text for an image। अब हो सकता है कि आप जो इमेज यूज कर रहे होगे, हो सकता है कई बार काम ना करे, कई बार ऐसी दिक्कत आती है, कई बार हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो जाए, कई बार हो सकता है इमेज को रीड ना कर पा रहा हो सकता है उसका जो एक्सटेंशन हो इमेज का, से JPG आपका सपोर्ट कर रहा हो, PNG सपोर्ट ना कर रहा हो, तो इस टाइप की बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। ठीक है, तो अब आपको देखना होगा कि भाई ठीक है, आपकी इमेज तो आपने इमेज के सोर्स को तो यूज कर लिया हुआ है, ठीक है, आपने सब कुछ अपने हिसाब से सही कर लिया, लेकिन हो सकता है इमेज ना दिख रही हो। तो आपको इसके लिए आपको करना पड़ेगी, एक प्रैक्टिस होती है कि भाई उसके साथ आप कुछ कंटेंट डालते हुए चलो, कंटेंट डालने वाले कुछ उसके साथ टाइप कर दो, से लिख दो माई फोटो। ठीक है, तो अगर आप इमेज के साथ आप माई फोटो स्पेसिफिक वर्ड को यूज कर रहे हो, या माई फोटो ये सेंटेंस को यूज कर रहे हो, तो ये आप कैसे प्रोवाइड करोगे, तो ये चीज आपको ऑल्ट एट्रीब्यूट के थ्रू प्रोवाइड होगी, जो कि ऑल्टरनेट टेक्स्ट के बारे में बताता है। तो यहाँ देखिए, जैसे इमेज SRC आपने जो भी उसका पर्टिकुलर इमेज को यूज किया होगा, जैसे boat.gif, देखिए यहाँ तो एक्सटेंशन आपको स्पेसिफाई करना है। ठीक है, तो आप एज इट इज को यूज कर लोगे। अब ये हो सकता है ये पाथ काम ना करो, boat.gif आपने यूज किया होगा, लेकिन मे भी हो सकता है ये काम ना करे, तो इसके साथ में आपने ऑल्टरनेट टेक्स्ट लिख दिया है, दैट इज बिग बोट, या ऐसे भी समझ लो इस पर्टिकुलर इमेज को ये डिफाइन करने के लिए आपने लिख दिया हुआ है। ठीक है, अपनी सहूलियत के लिए, तो ये कोई मैंडेटरी चीज नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंगली इसको यूज कर सकते हो। सो इफ द इमेज, जो मैंने अभी आपको चीज बताई, इफ द इमेज विल नॉट डिस्प्ले ऑन द पेज, ब्राउजर विल देन डिस्प्ले द ऑल्टरनेट टेक्स्ट इंस्टेड ऑफ द इमेज। तो इमेज नहीं दिख रही होगी, इसकी जगह पे आपको ये पर्टिकुलर बिग बोट वर्ड दिखाएगा। इट इज अ गुड प्रैक्टिस टू इंक्लूड द ऑल्ट एट्रीब्यूट फॉर ईच इमेज ऑन अ पेज। ये अच्छी प्रैक्टिस है भाई।
देन इमेज साइज। तो अब देखिए इमेज जो है, इमेज का जो बाय डिफॉल्ट साइज होगा, अगर आप कोई भी इमेज एसआरसी और आपने डायरेक्टली इमेज को यूज कर दिया हुआ है तो उसका जो बाय डिफॉल्ट साइज होगा वो ऑटोमेटिकली वहां पर डिस्प्ले कर देगा। लेकिन इन केस हो सकता है आपको उसका कुछ स्पेसिफिक साइज रखना हो, ठीक है, से आपका जो वेब पेज बना रहे हो उसमें ऐसे कुछ कंस्ट्रेंट आए होंगे, ऐसा भाई आपकी जो इमेज होगी उसका साइज होगा 200 क्रॉस 150 होगा, मीन्स जो आपकी विड्थ है वो 200 होगी और जो हाइट है वो 150 होगी। इतनी ही में केवल आपको इमेज यूज कर इमेज को दिखाना है, ठीक है। तो मीन्स आपने कुछ स्पेसिफिक साइज को बता दिया है और उस स्पेसिफिक साइज की इमेज ही आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अब ये चीज अगर आपको करनी है तो इसके लिए क्या करोगे, से सिंपल सा इसका पर्टिकुलर जो आपका पर्टिकुलर साइज है, साइज एट्रीब्यूट का आप यूज कर रहे हो, उस साइज एट्रीब्यूट में भी आपके सामने विड्थ और हाइट दो तरह के एट्रीब्यूट हैं, उनको आप यूज करोगे। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, इमेज एसआरसी img एसआरसी जो भी इमेज है उसकी विड्थ को आपने स्पेसिफाई कर सर दिया। आवाज नहीं आ रही है सही। आवाज नहीं आ रही है बच्चों, आवाज नहीं आ रही क्या, बताइए भाई। आ रही है। चलो मैं आ रही फिर है बोलता हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है बच्चों, बेटा थोड़ा ध्यान दो, है हो सकता है नेटवर्क की दिक्कत हो। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो बस सिंपल सी बात है, जो साइज है उसको आपने स्पेसिफाइड कर दिया हुआ है, तो जो भी पाथ है उसको आपने लगा दिया हुआ है, विड्थ दे दिया है, हाइट दे दी है, उसकी जो भी स्पेसिफिक वैल्यू होगी वो आप लिख दोगे। देन यहाँ पर साइज के साथ साथ आप सिंपल सी बात है, जो मैं अभी ऑल्टरनेट टेक्स्ट के बारे में बताया वो भी आप यूज कर सकते हो। देन टाइटल भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो जो भी इमेज होगी उस इमेज का स्पेसिफिक अगर आपको टाइटल देना है तो देखिए ऑल्टरनेट टेक्स्ट इज द सेपरेट थिंग एंड टाइटल इज द सेपरेट थिंग, ठीक है। ये अपनी सहूलियत के लिए है, अगर आप इमेज को टाइटल देना चाहते हो तो आप उसको कुछ भी दे सकते हो। देन स्पेसिंग, तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल स्पेस और वर्टिकल स्पेस की बात करेगा कि जो भी इमेज है उस इमेज को जब भी आप कहीं पर लगा रहे हो तो उसके अकॉर्डिंगली अगल बगल या मतलब पूरे पेज में आपको कितना स्पेस रखना है। मीन्स ऐसा ना हो कि इमेज आपने लगा दी है और इमेज के साथ साथ ऊपर भी उसका टेक्स्ट दिख रहा है, बगल में भी टेक्स्ट दिख रहा है और उसके नीचे भी टेक्स्ट दिख रहा है, तो वो चीज़ थोड़ी सी अच्छी नहीं लगेगी। तो जाहिर सी बात है हम क्या करेंगे, जो भी इमेज यूज कर रहे हैं उसके हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली कुछ स्पेसिंग प्रोवाइड कर देंगे, जिसकी स्पेसिफिक वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो, जैसे यहाँ पर 5 और 10 आपने स्पेसिफाई किया हुआ है, ठीक है। क्लियर, यस और नो? यस सर। ठीक है, गुड। देन अलाइनमेंट, यस सर। गुड बेटा। तो देन अलाइनमेंट, अब जो भी इमेज आपने यूज की होगी उस इमेज को आप कहाँ पर रखना चाहते हो, क्या आप पर्टिकुलर लेफ्ट में रखना चाहते हो इमेज को, राइट में रखना चाहते हो, सेंटर पर रखना चाहते हो, जो भी इसका अलाइनमेंट आप यूज करना चाहो वो अलाइनमेंट आप अलाइन कीवर्ड के थ्रू यूज कर सकते हो। देन बॉर्डर, तो इमेज का जो स्पेसिफिक बॉर्डर है वो क्या है, वो पर्टिकुलर आप ऐसे एक तरह का बॉक्स बना देगा, ठीक है। क्या करेगा, एक तरह का बॉक्स बना देगा जिसके अंदर आपको इमेज दिखेगी। जैसे सिंपल सी बात है, एक आप पिक्चर पेस्ट कर रहे हो, ठीक है, उस पिक्चर का अगर आपने बॉर्डर डिफाइन किया होगा तो वो सिंपल इमेज एज इट इज आपको दिखेगी। लेकिन अगर आप ये बॉर्डर की तरह दिखेगी कि मीन्स एक तरह से फोटो फ्रेम होता है, उस फ्रेम में फोटो फ्रेम में क्या होता है, बेसिकली फोटो आपके अंदर होती है, उसके बाद बाहर जो फ्रेम है वो आपको थोड़ा सा अच्छा लगता है कि हाँ भाई ये फ्रेम के अंदर फोटो है। एक सिंपल फोटो में और फ्रेम में थोड़ा सा अंतर डिफरेंस आ जाता है, तो वही चीज यहाँ पे भी है। तो जो भी इमेज आप यूज कर रहे हो उसकी अगर आपको बॉर्डरिंग करनी है, एक तरह का बॉक्स बना के दिखाना है कि इमेज पर्टिकुलर इस बॉक्स के अंदर है, तो आप वो थ्रू बॉर्डर कर सकते हो, ठीक है। तो बॉर्डर जो भी उसकी वैल्यू आप स्पेसिफाई करो 1 2 3, जो भी आप जितना वैल्यू ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा आपका बॉर्डर मोटा होगा। अब बॉर्डर नहीं लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बस भाई चलिए इतना रखते हैं आज, ठीक है। इतने कंटेंट जो है बच्चों सभी लोग फटाफट कीजिए, ठीक है। इतने कंटेंट मेरे हिसाब से काफी हो गए हैं, ठीक है। इतना आप लोग करने में टाइम लगेगा आप लोगों को, ठीक है बच्चों, यस और नो? यस सर। ओके सर। ठीक है, तो आप लोग इतने कंटेंट फटाफट कीजिए, ठीक है। और अगर मुझे टाइम मिला तो मैं 1:45 पे लॉग इन करूंगा, अदरवाइज 1:45 पे आप लोग सभी लोग लॉग आउट कर जाइएगा, ठीक है। ओके सर।